छत्तीसगढ़ के एक स्पंज आयरन कारखाने में बॉयलर फटने की घटना एक औद्योगिक हादसा भर नहीं थी। वह एक ऐसी चीख थी जिसकी गूंज बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड के गोटी बांध गांव तक पहुंची और वहां पहुंचकर उसने 6 घरों की दुनिया उजाड़ दी। यह वह गांव है जहां सुबह सूरज के साथ उम्मीद नहीं बल्कि मजबूरी जगाती है, जहां लोग अपने बच्चों को यह सिखाकर बड़ा करते हैं कि पढ़ाई अगर पूरी ना भी कर सके तो मेहनत करना सीख लेना, क्योंकि यहीं रहकर जिंदगी नहीं चलने वाली। इस हादसे में जिन 6 लोगों की जान गई वे कोई आंकड़े नहीं थे, वे इस गांव की पहचान थे। श्रवण कुमार, जितेंद्र भुइयाँ, बद्री भुइयाँ, विनय भुइयाँ, सुंदर भुइयाँ और सुंदर भुइयाँ के बेटे राजदेव भारती। कोई 22 साल का था, कोई 40 के पार कर चुका था, कोई पिता था, कोई बेटा था, कोई किसी परिवार की आखिरी उम्मीद। हादसे के 24 घंटे बीत चुके थे। गांव के चूल्हे ठंडे थे, आंगन सूने थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। हर कोई किसी के आने की राह देख रहा था, अपने विधायक की, अपने प्रतिनिधि की। लेकिन इमामगंज की विधायक श्रीमती दीपा कुमारी मांझी उन घरों तक नहीं पहुंची, न श्रवण कुमार के परिवार से मिलने, न जितेंद्र भुइयाँ की रोती पत्नी को देखने, न उस आंगन में कदम रखने जहां बद्री भुइयाँ की बूढ़ी माँ अपने पोते को सीने से लगाए बैठी थी। कहा गया कि मजबूरी रही होगी, व्यस्तता रही होगी, मगर गोटी बांध के लोगों को यह समझ में नहीं आया कि जिंदगी ही मजबूरी बन चुकी हो। उनके बीच ना आ पाना कैसी मजबूरी होती है। उनके जगह भारत सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री श्री जीतन राम मांझी गांव पहुंचे। वही जीतन राम मांझी जो 10 वर्षों तक इमामगंज के विधायक रहे, वही मांझी जिनके नाम पर इलाका दशकों से वोट देता आया है। वे आए, श्रवण कुमार और विनय भुइयाँ के परिजनों के सामने बैठे। सुंदर भुइयाँ और राजदेव भारती के टूटे हुए घर में गए। बद्री भुइयाँ और जितेंद्र भुइयाँ के परिवारों को ढांढस दिया, संवेदना के शब्द बोले, मदद और मुआवजे के वादे किए और फिर चले गए। गांव के बुजुर्ग चुपचाप यह सब देखते रहे। उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ वह थकी हुई समझ थी जो सालों के अनुभव से आती है। वे जानते थे कि वादों का क्या हश्र होता है। यह सवाल किसी भविष्य के गर्भ में नहीं था, यह सवाल बीते 11 वर्षों के अनुभव में साफ लिखा हुआ था। 11 साल, 10 साल खुद जीतन राम मांझी विधायक रहे और उसके बाद उनकी बहू दीपा कुमारी मांझी विधायक बनी। मांझी समाज के नाम पर राजनीति हुई, मांझी समाज के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन जब गोटी बांध की गलियों में कदम रखा गया तो यह सवाल अपने आप उठ खड़ा हुआ कि इन 11 वर्षों में बदला क्या। श्रवण कुमार के घर की हालत क्या बदली, जितेंद्र भुइयाँ और विनय भुइयाँ के बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित हुआ, सुंदर भुइयाँ और बद्री भुइयाँ जैसे लोगों के जीवन में कौन सा ठोस बदलाव आया। यहाँ गरीबी सिर्फ खाली पेट का नाम नहीं है, यहाँ गरीबी कर्ज का दूसरा नाम है। गांव के कई घरों में बेटियों की शादी स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर की गई थी। कहीं समूह का कर्ज था तो कहीं गांव के पास के गांव के धनवान लोगों से लिया गया उधार। ब्याज बढ़ता गया, तारीखें आती गई और खेती से उतनी आमदनी कभी नहीं हुई कि वह कर्ज उतार सके। श्रवण कुमार और विनय भुइयाँ जैसे कई लोग इसी कर्ज को चुकाने के लिए बाहर गए थे। जितेंद्र भुइयाँ और बद्री भुइयाँ पर भी साहूकार का दबाव था। बाहर जाना उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। पीएम आवास योजना के बड़े बड़े दावे यहाँ आकर जमीन पर ढह जाते हैं। कई परिवार आज भी मिट्टी की झोपड़ियों में रह रहे हैं, कुछ के पास तो ढंग के छत तक नहीं है। कागजों में पक्का मकान है, जमीनी सच्चाई में फूस और मिट्टी। सुंदर भुइयाँ का घर देखकर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह वही इलाका है जहाँ विकास के दावे किए जाते हैं। वे अपने बेटे राजदेव भारती के साथ बाहर गए थे, यह सोचकर कि 2 लोग कमाएंगे तो कर्ज उतरेगा, घर सुधरेगा। बाप बेटे साथ गए और दोनों की मौत ने उस सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। हर घर नल योजना का भी यही हाल है। नल लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, लेकिन पानी नहीं है। लोग आज भी पीने के पानी के लिए दूसरों के घर जाते हैं। जब हम वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुँचे तो पीने का पानी ढूंढना पड़ा।
यह वही जगह है जहां से श्रवण कुमार, जितेंद्र भुइयां और बाकी लोग रोज सुबह उठकर अपने हालात को कोसते थे और फिर बाहर जाने की तैयारी करते थे। सुंदर भुइयां के घर में उनकी बहू राजदेव की पत्नी कम उम्र में विधवा हो चुकी है। गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वह ऐसे बिलख रही थी जैसे उसके साथ सिर्फ पति नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चली गई हो। उस घर में अब कर्ज भी है और कमाने वाला भी कोई नहीं है। बद्री भुइयां की बूढ़ी माँ अपने पोते को सीने से लगाए बैठी थी जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई हो। जितेंद्र भुइयां की पत्नी उस बच्ची को देख रही थी जो बहुत सालों बाद उसके घर आई थी। लोग फुसफुसाकर कह रहे थे माँ को मत बताइएगा, लेकिन सच कर्ज की तरह लौटकर सामने आ ही जाता है। सरकार मुआवजा देगी, शायद मिल भी जाएगा, लेकिन क्या मुआवजा श्रवण कुमार की माँ को उसका बेटा लौटा सकता है? क्या वह सुंदर भुइयां और राजदेव भारती की एक साथ गई जिंदगियां वापस ला सकता है? क्या वह जितेंद्र भुइयां और विनय भुइयां के बच्चों को पिता दे सकता है? अगर इमामगंज विधानसभा में ही थोड़े से उद्योग होते, अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार का साधन होता, अगर 11 वर्षों में सच में विकास पर ध्यान दे दिया गया होता, तो क्या ये लोग कर्ज और मजबूरी में सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर इतनी खतरनाक मजदूरी करने को मजबूर होते? यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दूसरे राज्यों में बिहार के मजदूर मरे हैं। हर बार नाम बदल जाते हैं, गांव बदल जाता है, लेकिन कहानी वही रहती है। गरीबी, कर्ज, पलायन और मौत। कुछ शोर होता है, फिर सब शांत हो जाता है, लेकिन गोटी बांध जैसे गांव के लिए शांति नहीं बल्कि अगली त्रासदी का इंतजार होता है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह कहानी छत्तीसगढ़ के कारखाने में शुरू नहीं हुई थी। यह कहानी शुरू हुई थी गांव के कर्ज से, बेरोजगारी से, उपेक्षा से और उस राजनीति से जिसे श्रवण कुमार, जितेंद्र भुइयां, बद्री भुइयां, विनय भुइयां, सुंदर भुइयां और राजदेव भुइयां जैसे लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया। अगर यही हाल रहा तो अगली कहानी किसी और गांव से आएगी, किसी और कारखाने से आएगी और किसी और माँ की गोद उजाड़ देगी। गोटी बांध आज खामोश है, लेकिन उसके सवाल जिंदा हैं। पलायन कब रुकेगा? कर्ज और मजबूरी में जी रहा गरीब कब तक अपनी जान देकर व्यवस्था को चलाता रहेगा? यह सिर्फ 6 लोगों की मौत की कहानी नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम की असफलता और संवेदनहीनता की कहानी है।